Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and safe. So guys, welcome to all of you in the new mission, that is mission 2.0. And before starting this mission, थोड़ा सा इस मिशन के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये मिशन हमारे पहले मिशन से अलग कैसे है। मिशन 1.0 में हम लोगों ने 11 दिन 11 चैप्टर्स का वो मिशन था और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उस मिशन के अंदर थॉरली रिवाइज करा एंड डेफिनेटली उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करे थे, ठीक है। लेकिन ये मिशन जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। इस मिशन के अंदर मैं जो भी चैप्टर पिक करूँगा उसकी रिवीजन भी होगी और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट भी होगा। क्लियर है? तो जितने भी प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं आपको इंश्योर करना है कि इफ़ यू आर रियली वेरी मच सीरियस फॉर योर स्टडीज़ तो आपने नेक्स्ट डे जो भी मैं टेस्ट अपने कम्युनिटी पे अपलोड करूंगा वो आपने ज़रूर 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 अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। और वंस यू विल अटेम्प्ट दैट टेस्ट, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा दैट विल बी ऑन द टॉप। और ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं जो भले ही मैं मिशन में पिक नहीं करूंगा बट मैं प्रिज्यूम करूंगा कि वो आपको आते हैं और आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ठीक है सर। और नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी इस मिशन की तो उसमें हम वो टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ गलतियाँ करी हैं और हमें किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारना था, ठीक है जी। यस सर। अब इस मिशन के अंदर जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी, जो हम क्लास कंडक्ट करेंगे, दैट विल बी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM, ठीक है जी। हमारा टाइमिंग रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM। इस दिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 5 बजे हम लोग क्लास लिया करेंगे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को कम्युनिटी पे मैं डाला करूँगा टेस्ट जो आपको वहाँ से डाउनलोड करके अपने आप सॉल्व करना है और उसके बाद आपने अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई करना है। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब इस मिशन के अंदर हम लोगों को साथ साथ टेस्ट भी देना होगा एवरी चैप्टर का, जो मैं यहाँ पर कवर करता चला जाऊँगा। डन? यस सर। अब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हो उनका लाइव MCQ टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। तो वी विल ट्राई कि जो जो चैप्टर मिशन 2.0 में होता चला जाएगा उसको हम लोग आपके लाइव MCQ टेस्ट सीरीज के अंदर कंपाइल अप करते चले जाएंगे, ठीक है जी। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर जो मैं पिक करने जा रहा हूँ अपने इस मिशन के अंदर, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ जी, नेम ऑफ द चैप्टर क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? तो लिखेंगे जरा, ऊपर हेडिंग डालनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। ITC, ठीक है जी। अब ITC का ये जो चैप्टर है, बिफोर गोइंग थ्रू विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, पहले हम जनरल कुछ बातें कर लेते हैं जो मुझे मालूम है कि आपको आती हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। क्लियर है? यस सर। देखिए ITC का मतलब क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट ऑफ ऑल इनपुट टैक्स विच वी पेड ऑन द इनवर्ड सप्लाईज। इसका मतलब ये चैप्टर बेसिकली मुझे सिखाता है हाउ टू अवेल क्रेडिट। क्रेडिट कैसे अवेल किया जाता है? किस चीज का क्रेडिट बच्चे? इनपुट टैक्स का, जो आपने पे करा होता है ऑन योर इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है जी। तो क्रेडिट कैसे अवेल किया जा सकता है, कौन एलिजिबल है फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अवेलमेंट, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, ठीक है जी। ठीक है सर। तो इसमें ब्रॉडली आप लोगों को 3 सेक्शन हम लोग कवर अप कराते हैं, सेक्शन 16, 17 और 18। अब इन तीनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या होता है? जब हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे ना तो बेसिकली पूरा सेक्शन 16 हमें एक ही चीज़ सिखाता है और वो ये कि आपको किन कंडीशंस पर क्रेडिट एलिजिबल होता है, ठीक है जी। आपका क्रेडिट एलिजिबल जो होगा वो किन कंडीशंस पर होता है, ये सारी कंडीशंस हमें पढ़ाई जाएंगी सेक्शन 16 के अंदर, रेड विद फ्यू रूल्स, ठीक है जी। यस सर। 17 के अंदर बेसिकली वो हमें बताएगा कि कहाँ आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, ब्लॉक क्रेडिट्स। हाँ जी, हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? ब्लॉक क्रेडिट्स, यानी कि किन सिचुएशंस में हमें ITC नहीं मिलता, ये सेक्शन 17 बातें करेगा, ठीक है जी। और सेक्शन 18 में हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं
स्पेशल केसेस पढ़ते हैं जहां पर आपको ये सिखाया जाएगा कि हो सकता है कि जो क्रेडिट आपने लिया था वो हमें रिवर्स करना पड़ जाए। तो यहाँ पर हम लोग रिवर्सल और अवेलमेंट की बातें करेंगे, ठीक है ना। रिवर्सल और अवेलमेंट मतलब कई सिचुएशंस में मैं ऐसे बोलूँगा कि आप ले सकते हो, और कई सिचुएशंस में मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने लिया है तो अब आपको रिवर्स करना है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 3 सेक्शंस रेड विद रूल्स, और वो सभी रूल्स के साथ जब हम ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों का आईटीसी जो होगा दैट विल बी ऑन द टॉप। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर हमें कैसे पढ़ना था। क्लियर है? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता किसको है, किसको मिलता है? आईटीसी का बेनिफिट किसको मिलता है? तो बच्चा कहता है सर आईटीसी का जो बेनिफिट है ना वो हर रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। हाँ जी, किसको मिलता है? हर रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब आपके हिसाब से आईटीसी को कौन क्लेम कर सकता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी। यस प्लीज, यस। लेकिन आई एम वेरी श्योर आपको मालूम है कि आईटीसी का बेनिफिट उन रजिस्टर्ड पर्सन्स को नहीं मिलता जो किस में होते हैं बेटा? कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं। ये तो शायद आपको मालूम ही होगा। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं दे आर इनएलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ठीक है सर। अब मुझे बताओ आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चा कहता है वेरी सिंपल, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, तो आप मुझे बताओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो बच्चा कहता है हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। वेरी वेल डन। क्रेडिट किसका? इनपुट टैक्स का। देख लेना जो मैं सिखाऊंगा ना, आपने इतना थॉरोली नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। क्रेडिट किसका बच्चे? इनपुट टैक्स का। अब मेरा क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्या होता है? व्हाट इज इनपुट टैक्स? सर इनपुट टैक्स कैन बी इंटीग्रेटेड टैक्स, इट कैन बी सेंट्रल टैक्स, इट कैन बी स्टेट टैक्स, इट कैन बी यूनियन टेरिटरी टैक्स। क्या इनपुट टैक्स कुछ भी हो सकता है? यस, जो आपने पे करा होगा अपनी इनवर्ड सप्लाई पर, जो आपने पे करा होगा अपनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है जो आपने इनपुट टैक्स पे करा होगा वो डेफिनेटली किस पर पे करा होगा? इनवर्ड सप्लाई पे पे करा होगा। इनवर्ड सप्लाई किस चीज की बेटा? सर गुड्स की और सर्विसेज की। वेरी गुड। यहाँ पे गुड्स से मेरा क्या मतलब है? सर मे बी इनपुट, मे बी कैपिटल गुड्स, मे बी इनपुट, मे बी कैपिटल गुड्स। बहुत बढ़िया। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर, हु इज एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट? सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। ये मैंने अभी लॉ नहीं पढ़ाया, ये तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो आपको मालूम है। अच्छा सर क्रेडिट किस चीज का मिलता है? इनपुट टैक्स का। मैंने कहा सर इनपुट टैक्स क्या होता है? तो आपने कहा इनपुट टैक्स कैन बी इंटीग्रेटेड टैक्स, कैन बी सेंट्रल टैक्स, कैन बी स्टेट टैक्स, कैन बी यूनियन टेरिटरी टैक्स, कुछ भी हो सकता है विच वी हैव पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये कौन सी वाली इनवर्ड सप्लाई थी सर? सर ये वो इनवर्ड सप्लाई थी जिसे हमने यूज किया होगा इन कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये आप ऐड करना भूल गए थे। बताओ कौन सी वाली इनवर्ड सप्लाई जिसे आपने यूज्ड करा होगा? आवाज मारो। इन कोर्स या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब इनवर्ड सप्लाई किस चीज की? गुड्स की या सर्विसेज की। गुड्स का मतलब मे बी इनपुट, मे बी कैपिटल गुड्स। गुड्स में इनपुट भी आते हैं और कैपिटल गुड्स भी आते हैं। क्या दोनों में समझ डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर। चलिए तो अब ना जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर हमारे सामने पहला शब्द आ जाता है इनपुट क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और इनपुट सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स में कौन कौन आता है, राइट। एंड रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो इन 5 डेफिनेशन को जस्ट 1 मिनट में पढ़ना है हमें एंड देन कुछ उसमें से कंक्लूजन बाहर निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं जरा 5 डेफिनेशंस 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 59,
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। मतलब इनपुट का मतलब कोई भी गुड्स को हम इनपुट बोल सकते हैं जो कि कैपिटल गुड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है सर। विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय द सप्लायर, मतलब जिन्हें आप यूज करोगे, या इंटेंडेड टू बी यूज मतलब अभी नहीं कर रहे, बाद में करोगे, बाय द सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सिंपल। ठीक है सर। सर बच्चा कहता है सर इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, तो फिर कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? तो देखते हैं कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। इन्होंने बोला कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि ये वो गुड्स होती हैं जिनको आप अपनी किताबों में क्या कर देते हो? कैपिटलाइज कर देते हो, यानी कि बैलेंस शीट में लेके जाते हो। सिंपल। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जिन्हें आप अपनी बैलेंस शीट में लेके जाओगे वो कैपिटल गुड्स, जिन्हें आप बैलेंस शीट में नहीं लेके जाओगे वो इनपुट। क्लियर है? यस सर। of account of the person claiming ITC which is used or intended to be used in course of furtherance of business. Again, कोई भी गुड्स इनपुट या कैपिटल गुड्स तभी होगा आपके लिए जब उसे आप इंटेंड करते हैं, या तो आप यूज करेंगे या इंटेंड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट इनपुट सर्विसेज? एनी सर्विसेज यूज और इंटेंडेड, ये भी क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था। इनपुट क्या है, इनपुट सर्विस क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है। यस सर, वेरी वेल डन। सर व्हाट इज इनपुट टैक्स? नाउ मैंने बता दिया था इनपुट टैक्स के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। यस, द टैक्स विच इज पेएबल अंडर सेक्शन 9394। हाँ जी, 9394 का मतलब क्या है? 9394 का मतलब जो टैक्सेस अंडर आरसीएम पे करे गए थे, क्या उन्हें भी हम इनपुट टैक्स का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, उसे भी हम क्या नाम दे सकते हैं? इनपुट टैक्स का। ठीक है, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सेम उन्होंने इंटीग्रेटेड में भी लिख दिया, एसजीएसटी में भी लिख दिया, यूटीजीएसटी में भी लिख दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, आराम से समझना जरा, पहले पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। कहते हैं इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जो भी आपने टैक्स पे करे होंगे वो सभी इनपुट टैक्स है। मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसमें इन्होंने सेस नहीं लिखा बेटा। चैप्टर का नाम है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चैप्टर का नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट उसी का मिलेगा जो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आएगा। अब इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में सेंट्रल टैक्स आया, स्टेट टैक्स आया, इंटीग्रेटेड टैक्स आया, यूनियन टेरिटरी टैक्स आया, बट सेस नहीं आया। तो मेरा प्रश्न है आपसे, पहला प्रश्न आज के क्वेश्चन यानी कि आज की क्लास का पहला प्रश्न, इनपुट टैक्स में सेस नहीं है बेटा, तो क्या हमें जो भी हम जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे करते हैं क्या उसका क्रेडिट एलिजिबल होगा या नहीं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। क्या हमें जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? क्योंकि आईटीसी का चैप्टर पढ़ रहे हो और क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स लेना है और इनपुट टैक्स में सेस नहीं आ रहा, डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है। जल्दी बोलो। चलो अब चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया है कि सर इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनपुट टैक्स ही नहीं है। वेरी वेल डन। लेकिन सेक्शन 11 ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, हाँ जी, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट का सेक्शन 11 कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो प्रोविजंस हैं वो मुटैटिस मुटैंडिस अप्लाई कर दिए जाएंगे फॉर कॉम्पनसेशन सेस ऑल्सो। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, लिख लीजिए, सेस एलिजिबल फॉर क्रेडिट होता है, बट लिख लीजिए क्रेडिट ऑफ सेस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ
सेस ओनली। याद रखना, सेस का क्रेडिट हम सेस की पेमेंट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा लॉ में कहा गया। सेस का क्रेडिट मिलता है, ये मुझे इस चैप्टर से नहीं पता चला, ये मुझे कहां से पता चला? सेक्शन 11 ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट से मिला। और ये भी कह दिया गया वहां पर कि जो क्रेडिट ऑफ सेस होगा उसे आप यूटिलाइज करेंगे ओनली एंड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सेस। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो हमारा आंसर, क्या सेस का क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज यस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। फिर उन्होंने ये भी लिख दिया, बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स विच इज पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। मतलब अगर हमने कोई भी टैक्स पे करा होगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम तो उसे हम इनपुट टैक्स का नाम नहीं देते हैं। हाँ जी, उसे हम इनपुट टैक्स का नाम नहीं देते हैं, मतलब उसे उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं जरा, इसका मतलब आपको समझ आया? वैसे इसका मतलब क्या है? बट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन। सर याद करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको क्या पढ़ाया गया था कि जैसे डीलर होता है, क्या वो 0.5% ऑफ टर्नओवर क्या वो पे करता था ना? तो वो जो टैक्स सरकार को पे तो हुआ था, लेकिन वो इनपुट टैक्स नहीं है, मतलब उसका क्रेडिट गवर्नमेंट किसी को नहीं देती, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो टैक्सेस पे किए गए थे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम टू द गवर्नमेंट, उसका क्रेडिट किसी को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसे हम इनपुट टैक्स नहीं बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है क्रेडिट, ऐसा आपने पढ़ा। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? लिख लीजिए, मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हैविंग यूआईएन। रजिस्टर्ड पर्सन में वो व्यक्ति नहीं होगा। कौन सा व्यक्ति नहीं होगा? सर वो व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास क्या है? UIN है। कम ऑन, क्या है? UIN। आई होप सो सबको याद होगा, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो एम्बेसीज थी, इनको गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर कर दिया फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई, क्यों बाहर किया। उसका रीजन था क्योंकि उनको क्रेडिट्स नहीं मिलते, उनको उसका रिफंड मिलता है। याद रखना, जो व्यक्ति को UIN इशू किया जाता है उसको अपनी इनवर्ट सप्लाई पे जो भी वो टैक्स पे करता है क्रेडिट नहीं मिलता, उसको उसका क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। तो वो रिफंड के चैप्टर में आप पढ़ोगे। क्या सबको क्लियर है? यस सर। और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? लोगों को लगता है कि क्वार्टर का मतलब पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है, यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने क्लियर कर दिया है एंडिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मतलब ये क्वार्टर इन एनी केस पीरियड ऑफ 3 मंथ होता है, लेकिन उसका एंड होना इन डेट्स पर जरूरी है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं जनवरी टू मार्च, क्या ये फर्स्ट क्वार्टर है? यस। अप्रैल टू जून, इस तरह से क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इस तरह से। क्लियर है? यस सर। तो इन सब का यूज हमें देखने को मिलेगा। अब जब मैं डेफिनेशंस पढ़ा चुका हूं ना, तो अब जब आप पढ़ोगे ना लॉ को, तो आपका लेवल ऑफ, जब आप रीड करोगे तो आपका अलग ही लेवल होगा। ठीक है ना? आइए देखते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, अब मुझे बताओ यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब UIN वालों की बात नहीं हो रही। हाँ जी, किसकी बात नहीं हो रही? UIN वालों की बात नहीं हो रही। ठीक है सर। हर रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगाकर क्या वो एलिजिबल रहेगा टू टेक ITC? बिल्कुल। अब मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा, मैं फटाफट से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बेसिस पर हमें ITC मिलता है। पहला आराम से हमसे बताइएगा, क्या जो पर्सन ITC क्लेम करेगा उसके पोसेशन में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इट मे बी इनवॉइस, इट मे बी डेबिट नोट, और फिर लॉ कहता है एनी अदर डॉक्यूमेंट। और एनी अदर डॉक्यूमेंट में इन केस अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स करा था
तो क्या बिल ऑफ एंट्री हो सकता है? यस। और इफ यू रिमेंबर कि अगर आपने टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करा था 93 या 94 में, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक सेल्फ इनवॉइस हमें क्रिएट करना पड़ता है अगर हमने टैक्सेस को पे करा था अंडर आरसीएम बेसिस पे। ठीक है जी, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए एक सेल्फ इनवॉइसिंग होती है। ठीक है, उसके बाद सर और क्या होता है? उसके बाद होता है एक, याद करेंगे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो आईएसडी इनवॉइस, क्या इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर भी क्या हमें क्रेडिट्स मिल जाते हैं? यस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट? तो कंडीशन नंबर 1, द पर्सन अवेलिंग क्रेडिट शुड बी हैविंग टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन हिज पोसेशन, और वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट कैन बी इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेल्फ इनवॉइसिंग इन केस ऑफ आरसीएम, और आईएसडी इनवॉइस। क्लियर है? यस सर। दूसरी कंडीशन, क्या उसने गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड की होनी चाहिए? बिल्कुल सर, गुड्स सर्विसेज को उसने क्या किया होना चाहिए? रिसीव किया होना चाहिए। अब कौन मुझे बताएगा क्या यहां पे रिसीव का मतलब डीम्ड रिसीव्ड भी होता था? हाँ सर, याद आ गया, डीम्ड रिसीव भी होता था। कौन सा वाला केस था, किसी को याद हो? सपोज करो हमारा सप्लायर जो था वो यूपी में था, ठीक है जी, हम दिल्ली में थे, और हमारा जॉब वर्कर जो था वो भी यूपी में था। अब दिल्ली वाले ने यूपी वाले को ऑर्डर देके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे माल को आप कहाँ डिलीवर कर देना? जॉब वर्कर को। ऑल्दो ये गुड्स की डिलीवरी कहाँ पर हुई है? जॉब वर्कर के पास, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ आईटीसी ये डीम कर लिया जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी रिसीव्ड की गई है बाय द पर्सन जिसने ये ऑर्डर प्लेस करा था। क्या सबको क्लियर है? यस सर, ये हमने पढ़ा था। वेरी गुड। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फाइल्ड हुई होनी चाहिए। अगर आपने आईटीसी लेना है तो आपने रिटर्न भरी होनी चाहिए। सो ये भी एक मैंडेटरी आपके ऊपर कंप्लायंस है। ठीक है जी, ठीक है सर। लेकिन जब आप लॉ पढ़ते हो ना, तो उसमें ये कंडीशन लिखी हुई थी एक, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, जो टैक्स चार्ज किया गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि तुझे आईटीसी तभी मिलेगा जब वो टैक्स एक्चुअली में मुझे पे किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरे सप्लायर ने पे नहीं करा, अगर मेरे सप्लायर ने पे नहीं करा, तो एज पर द रूल क्या वो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा हमने इसको पेमेंट के चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था। कौन बताएगा क्या जितने सप्लायर सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, क्या फिलहाल उसको हम अनक्लियर क्रेडिट बोलते थे? यस। क्या उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाता है? पूरा मिलता है या मैक्सिमम 5%? वेरी गुड, मैक्सिमम 5% किसका? ऑफ द क्लियर क्रेडिट, या जितना भी आईटीसी था विच एवर इज लोअर, क्या उतना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन याद रखना, एक्चुअल में वो पेड हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने रूल 86A पढ़ाया था आपको, और उसमें मैंने क्या पढ़ाया था याद करेंगे कि एज पर रूल 86A कमिश्नर के पास पावर है आपके क्रेडिट लेजर को फ्रीज करने के लिए अप टू 1 ईयर। कुछ याद आ रहा है? और उसमें जो कंडीशंस लिखी हुई थी उसमें एक कंडीशन यही थी कि अगर हमें पता चल गया कि सप्लायर टैक्सेस पे नहीं कर रहा है, ऑल्दो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट था, तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस था, डेबिट नोट था, फिर भी हम आपके क्रेडिट को फ्रीज करने की पावर रखते हैं। तो प्रोविजनली तो मिल जाएगा आपको 5%, लेकिन अगर ये रेकरिंग चलता रहा तो क्या रूल 86A लग जाएगा और कमिश्नर आपके क्रेडिट लेजर को 1 ईयर के लिए क्या कर सकता है? फ्रीज कर सकता है। क्लियर है? यस सर। और उसने रिटर्न फर्निश करी होनी चाहिए अंडर सेक्शन 39 इफ दैट पर्सन वांट्स टू क्लेम आईटीसी। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो अब जरा सेक्शन 16 को जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। कंडीशन तो मैंने बता दी और रिस्ट्रिक्शन भी मैंने आपको बता दी। रिस्ट्रिक्शन क्या है समझ आ रही है? कि अगर सप्लायर ने नहीं डाला तो वी विल रिस्ट्रिक्ट योर क्रेडिट टू 5%।
कम ऑन, वी विल रिस्ट्रिक्ट योर क्रेडिट टू 5%। क्या सबको क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा, ठीक है, आपने ऐसी आंसर देना है फटाफट से। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब फटाफट से मैं सिचुएशन देता जाऊंगा, आपने सबने चैट बॉक्स ओपन रखना है क्योंकि ये सब अब आपको आता है, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ आंसर देते रहना है आपने। पहला, अगर मान लीजिए माल लॉट्स में आ रहा है तो मुझे बताओ आईटीसी का अवेलमेंट मुझे कौन से लॉट पर मिलता है, फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट या लास्ट लॉट पर? वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। यू विल एंटाइटल टू गेट क्रेडिट व्हेन लास्ट लॉट विल बी रिसीव्ड। ठीक है जी, तो अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट यू विल बी एलिजिबल टू टेक आईटीसी। बेहतरीन। अगला देखेंगे जरा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। सर याद करेंगे इसमें हमने क्या पढ़ा था? लॉ कहता है कि अगर आपने 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बोगस इनवॉइस था, और ऐसे में क्या आपको रिवर्सल करना पड़ेगा उस क्रेडिट को जो आपने अवेल करा है। क्लियर है? और याद रखना ये रिवर्सल इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज करना पड़ता है। इट बिकम्स योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी आपको साथ में पे करना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। तो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, ए पेमेंट इज नॉट मेड, कम ऑन, कितने समय में? विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। ठीक है जी, वेरी वेल डन। अब इसमें ना इफ यू रिमेंबर तो हमने दो एक्सेप्शंस पढ़ी थी, मतलब ये जो 180 डेज वाला जो रूल था इसमें दो एक्सेप्शंस आपको पढ़ाई गई थी, मैं आपको याद करा देता हूं। पहला, कौन मुझे बताएगा? अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई इसलिए माना गया था क्योंकि वो शेड्यूल 1 में थी। कौन बताएगा? शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन जिन्हें हम सप्लाई मानेंगे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। कम ऑन, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। एग्जाम्पल याद करा देता हूं, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई भी गिफ्ट दिया है तो आप याद करेंगे तो क्या उसको हमने शेड्यूल 1 में क्या मान लिया था? सप्लाई मान लिया था, इवन देयर वाज नो कंसिडरेशन। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसी ट्रांजैक्शन जिन्हें सप्लाई शेड्यूल 1 से माना गया था, क्या वहां पर ये कंडीशन अप्लाई करना कि 180 डेज में आपको पेमेंट करनी है, डेफिनेटली अप्लाई नहीं की जा सकती। तो इन्होंने साफ लिख दिया, provided that the value of supply made without consideration as specified in schedule 1 shall deem to have been paid for the purposes of second proviso। मतलब हम उसमें डीमिंग फिक्शन लगा लेंगे कि यस आपने अमाउंट पे कर दिया है तो अब उस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो वो रिवर्सल आपने नहीं करना। ठीक है सर। अगला देखेंगे जरा। सर सेकंड केस कौन सा था, मैं आपको याद कराता हूँ। इसमें मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दिया था। जब हम वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि वैल्यूएशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, कुछ चीज़ें लेस करनी होती है, सेक्शन 15 में। यस सर। तो अगर आपको याद हो तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में हमने ये पढ़ा था, एनी अमाउंट जो कि पेड किया जाएगा बाय द रिसिपिएंट टू एनी थर्ड पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, क्या उसे हम ऐड कर देते हैं वैल्यूएशन में? यस सर। एक बार एग्जाम्पल याद कराना सर। देखो मैं आपको एग्जाम्पल याद करा देता हूँ। सपोज करो ए ने बी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी ना वो थी 3 लाख रुपए। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख रुपए। ठीक है सर। अब हुआ ये कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 चीजें ए बी सी, 3 सर्विसेज इसको देनी थी ए बी सी। ठीक है। अब प्रिज्यूम कर लेते हैं इनमें से ये 3 वेंडर ए बी सी को इसने हायर किया, A1 B1 C1 को, और तीनों को मिलाकर हमें सर्विस देनी थी इसने। ठीक है सर। अब लेट अस प्रिज्यूम कि बी ने ना डायरेक्ट पेमेंट कर दी A1 को ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। हो सकता है 50,000 की पेमेंट कर दी उसको। तो अब मुझे बताओ, क्या रिसिपिएंट ने पेमेंट करी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर? यस। तो 15(2) भी लग जाएगा। यस। अब मुझे पहले तो ये समझाओ कि 3 लाख का बिलिंग था, 50 मैंने आपके बिहाफ पे दे दिया, तो फाइनल बिल कितने का बना? 2.5 लाख का। तो अब सेक्शन 15 में आपको यह पढ़ाया गया था कि भले ही तुम इससे 2.5 लाख ले लेना, लेकिन आप इससे जब टैक्स लोगे ना तो वो 18% किस पे ले लेना? 3 लाख पे।
मतलब टैक्स के लिए वैल्यू का मतलब क्या वो 50,000 इंक्लूड करके आएगा? यस। तो अब बिलिंग कैसे होगी? भले ही इसने 2.5 लाख लेना है इससे, क्योंकि मेरे बिहाफ पर वो 50 किसी और को दे चुका था, तो नेट मुझे अब कितना लेना है आपसे? 2.5, लेकिन टैक्स आपको कलेक्ट करना है ऑन 3 लाख रुपीस। ये वैल्यूएशन में मैंने पढ़ाया था, यस और नो? यस सर। तो अब यहां पर मुद्दा समझेंगे क्या है। मुद्दा ये था कि ए ने बी से 2.5 लाख रुपया लिया और टैक्स लिया 3 लाख पर, तो क्या बी क्रेडिट बी 18% ऑफ 3 लाख रुपीस ले रहा होगा? यस। अब अगर मैं ये कंडीशन को फॉलो करता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 180 डेज में पेमेंट करनी है। अब मैंने पेमेंट तो कर दी, लेकिन मैंने पेमेंट कितनी करी है? 2.5। क्रेडिट कितने का लिया? 3 लाख के ऊपर। पेमेंट कितनी करी? 2.5। तो अभी भी गैप कितना आ रहा है? 50,000। तो सोचने वाली बात है, 50,000 मैं तो दोबारा दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो यहां पे लॉ ने क्या कहा, इस पर्टिकुलर केस में जहां पर रिसिपिएंट ऑलरेडी सप्लायर के बिहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति को दे चुका था, ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने सप्लायर को पे कर दिया था। क्लियर है? तो यहां पर भी ये पेमेंट वाली कंडीशन विद इन 180 डेज अप्लाई नहीं होगी। क्या सबको क्लियर? यस सर। तो ये 2 एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं आप दोनों को, आपको ये दोनों एक्सेप्शंस क्लियर है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं जरा। अगला पॉइंट क्या था कि अगर मान लो 180 डेज के इमीडिएटली बाद अगर 180 डेज बीत गए और आपने पेमेंट नहीं करी, तो क्या रिवर्सल होगा? आंसर इज यस। लेकिन लेट अस प्रिज्यूम रिवर्सल करने के बाद आपने पेमेंट कर दी, तो मेरा क्वेश्चन है क्या आप रीअवेल कर सकते हो? यस। तो यहां पर बातें होंगी रीअवेलमेंट की। तो थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि जो क्रेडिट तूने रिवर्स किया था, इवन इफ आफ्टर 120-80 डेज तू पेमेंट कर देगा, तो हम तुझे वो दोबारा से क्रेडिट तेरी किताबों में दे देंगे। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड रीअवेलमेंट। क्या बोलते हैं उसको? रीअवेलमेंट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये वाला पॉइंट आई एम वेरी श्योर सेक्शन 16(3) सबको मालूम है। मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो, कौन मुझे बताएगा, इन केस अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदी हैं 10 लाख रुपए की और उस पर जीएसटी पे करा हुआ है 1,80,000, यानी कि 11,80,000। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कैपिटल गुड्स खरीदे जाते हैं तो 2 तरह की जर्नल एंट्रीज होती हैं। कौन बताएगा? पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? कैपिटल गुड्स डेबिट टू बैंक फॉर ₹1180। सिंपल। यस सर। अगर मैंने ये वाली एंट्री कर दी तो मुझे बताओ कैपिटल गुड्स कितने से दिखेगा? 1180 से। और फिर डेप्रिसिएशन भी आप कितने पे क्लेम करोगे? 1180 पे। लेकिन जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं 180 का, वो एंट्री क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स डेबिट बाय 10 लाख, आईटीसी डेबिट कितने से? 180 टू बैंक 1180। मतलब ये क्या वो 180 का क्रेडिट ले लेंगे और डेप्रिसिएशन लेंगे कितने पे? 10 लाख पे। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जीएसटी का जो कंपोनेंट है, जो ये जीएसटी का कंपोनेंट है, अगर आपने ये वाली एंट्री पास करी तो आप इस पर क्या ले लेना? डेप्रिसिएशन। और अगर आपने ये वाली एंट्री पास करी तो जीएसटी कंपोनेंट पे क्या ले लेना? आईटीसी। यानी कि आपको जीएसटी कंपोनेंट पे या तो मिलेगा डेप्रिसिएशन या मिलेगा आईटीसी। सर आपको दोनों नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्लियर। आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने उस पर क्या ले लिया? डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ऑन टैक्स कंपोनेंट। कम ऑन टैक्स कंपोनेंट। वेरी वेल डन। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, कौन मुझे बताएगा आईटीसी को अवेल करने का टाइम लिमिट क्या होता है? एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, फिर आप पढ़िएगा। मान लो जनवरी में मेरे पास एक इनवॉइस आया था, ठीक है जी। आई गॉट एन इनवॉइस इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी में आया था 2020 में। ठीक है जी, जनवरी 2020 में आपके पास एक इनवॉइस आया था। तो मुझे बताओ ये जो 2021 में आया था, तो ये 2020-21 फाइनेंशियल ईयर हो गया ना। तो दिस इनवॉइस बिलोंगिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2021। क्लियर है? अब प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इस इनवॉइस का आईटीसी कब तक ले सकते हो? सर हमेशा ध्यान रखना, जिस फाइनेंशियल ईयर को ये इनवॉइस बिलोंग करेगा उसके अगले फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी सितंबर की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगी या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सर इसके बाद आप नहीं ले पाओगे। वो इनवॉइस आपके लिए डंप हो जाएगा, उसका क्रेडिट आपको इस पीरियड के बाद नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है।
बच्चा कहता है सर कोई लॉजिक है? सर बिल्कुल है, अभी अभी हमने पीछे ही रिटर्न्स का चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपको याद हो तो रिटर्न्स के अंदर सेक्शन 39 में मैंने बताया था कि कोई भी पर्सन अपनी रिटर्न को अगर उसमें कुछ एरर पाया जाता है तो वो रेक्टिफाई कब तक कर सकता है, ये बताओ। सर उसमें भी यही पीरियड था। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर इस पीरियड के बाद अगर वो आदमी रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा तो फिर लॉ कहता है कि हम आपको आईटीसी भी नहीं देंगे। क्लियर है? यस सर। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी पढ़िएंगे जरा। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note after the due date of furnishing of this in the month of September following the end of the financial year to which such invoice or that debit note pertains. I hope so. या फिर furnishing of annual return whichever is earlier. उम्मीद करता हूँ clear to everyone. Yes sir. फिर इसके बाद हम चले गए थे सेक्शन 16। I hope so सेक्शन 16 पूरा समझ आ गया हमें? जल्दी बोलो फटाफट से। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 17 नाउ। ठीक है, सेक्शन 17 में मैंने पहले ही बोला कि दे विल एक्चुअली टॉक अबाउट ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट्स। या वो आपको रोकेंगे कि आप ये वाला क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, कुछ इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली कुछ सिचुएशंस दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वेदर क्रेडिट मिलेगा या नहीं। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए कि आपने कोई इनपुट या फिर कोई कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज, ठीक है ना, आपने कोई इनपुट कैपिटल गुड या इनपुट सर्विसेज लिया है। ठीक है, फिलहाल कैपिटल गुड्स को चलो ले लेते हैं, कोई नहीं। अगर मैं कहूँ कि इन्हें आपने कॉमनली इस्तेमाल किया है फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है ना, प्रिज्यूम कर लेते हैं आप इसको बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हो और अदर पर्पसेस में भी यूज़ कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन है क्या क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा या मिल जाएगा टू दी एक्सटेंट इट वॉज यूटिलाइज फॉर द पर्पसेज ऑफ बिजनेस? बस ये बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, मिल जाएगा बट ओनली टू दी एक्सटेंट इट वॉज यूटिलाइज फॉर द पर्पसेज ऑफ बिजनेस। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना हमारे बिजनेस में यूज़ हुआ और कितना नॉन बिजनेस में यूज़ हुआ। तो इसके लिए हम लोग रूल्स पढ़ेंगे 40 to 43, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। ये दोनों रूल्स एक पूरी क्लास लगेगी और इन्हीं दोनों रूल्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो फिलहाल रूल्स सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 बहुत क्लियरली क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहते हैं वेयर गुड्स सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेज, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दैट इनपुट टैक्स जो कि एट्रीब्यूटेबल होगा टू द पर्पस इन हिज बिजनेस। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो उम्मीद करता हूं दिस इज क्लियर नाउ। ऐसी 17.2 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 17.2 कहता है ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ गुड्स लिए या सर्विसेज ली जिन्हें आपने कॉमनली यूज करा फॉर टैक्सेबल एज वेल एज फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाईज। हाँ हो सकता है। तो अब लॉ कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि आप टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों में यूज करते पाए गए तो हम आपको क्रेडिट उतना ही देंगे टू द एक्सटेंट के एट्रीब्यूट करेगा किसको, टैक्सेबल को। टू द एक्सटेंट ये किसको एट्रीब्यूट करेगा, टैक्सेबल को एट्रीब्यूट करेगा। लेकिन याद रखना यहां पर जब हम टैक्सेबल सप्लाई वर्ड बोलते हैं तो दैट इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाईज। बस ये ध्यान रखना है आपने। जब मैं बोलूंगा ना टैक्सेबल सप्लाईज तो आपने साथ में क्या बोलना है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखता है वो, where goods, services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero rated supplies under the act or under integrated GST act and partly for effecting exempt supplies, तो उतना ही क्रेडिट आपको दिया जाएगा जो कि आपने यूज करा था फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। क्लियर है? यस सर। और लॉजिक क्या है जीरो रेट को इंक्लूड करने का? आई एम वेरी श्योर सबको मालूम है कि जीरो रेटेड सप्लाईज बेसिकली एक्सपोर्ट्स होती हैं और आपको याद होगा कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या हमें क्रेडिट्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तभी वो जीरो रेटेड होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। अभी अभी मैंने 17.2 में आपको बोला कि अगर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड और एग्जम्प्ट अगर दोनों में इस्तेमाल हो रहा होगा तो हम उतना ही क्रेडिट लेंगे जो एट्रीब्यूट करेगा किसको, टू टैक्सेबल। अब कई बार बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये निकालेंगे कैसे, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो रफ बता रहा हूँ, एक्चुअल में कैसे निकलेगा ये हम रूल 40 to 43 में पढ़ेंगे। अभी रफली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो रफली पहले सुनिए जरा। अगर कोई आपसे पूछता है
कि बताओ एक आदमी ने इनपुट लिया जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करा 1 लाख रुपया, ठीक है जी, ठीक है सर, और उसने उस 1 लाख रुपए के इन जो भी टोटल इनपुट थे जिस पर उसने क्रेडिट लिया हुआ था 1 लाख, उससे उसने 20 लाख की टैक्सेबल सप्लाई करी है और 5 लाख की एग्जम्प्टेड सप्लाई करी है। तो क्या आप प्रोराटा बेसिस पे ये निकाल सकते हो कि कितना क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखो सर, 1 लाख रुपए जो आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है दैट इज फॉर टोटल सप्लाई ऑफ 25, बिल्कुल, और हमें क्रेडिट मिलेगा विच एट्रीब्यूट टूवर्ड्स द टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। तो सर इंटू 20 करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा आईटीसी जो हमें मिल जाएगा इन रिलेशन टू टैक्सेबल वाला। बिल्कुल सही। तो मेरा अब एक सवाल है आप सबसे, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको वैल्यू निकालनी आती होगी टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड की। यस, तो अब सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 बताने जा रहा है कि जब आप वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड निकालोगे ना तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है सर, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 क्या पढ़ रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी सच वे एज मे बी प्रिस्क्राइब। एज मे बी प्रिस्क्राइब का मतलब जो हमने एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा होगा, जो हमने किस में पढ़ा होगा, इन द डेफिनेशन ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है, तो बच्चा कहता है सर देखो एग्जाम सप्लाई में सर निल रेटेड आते हैं, बिल्कुल, वो सप्लाई भी आती है जो कि होली एग्जाम्प्टेड होती है सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। वेरी गुड सर, इसमें ना नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आती थी, बहुत बढ़िया। तो इतना तो तुम्हें मालूम था, यस, लेकिन अब लॉ क्या कह रहा है कि जितना तुझे मालूम है वो तो लेना ही है और उसमें अब तू इंक्लूड कर लेना। क्या क्या इंक्लूड कर लेना, ध्यान से सुनना। नंबर 1, वो सप्लाई इंक्लूड कर लेना जो तूने तो करी थी लेकिन उस पर लगा हुआ था आरसीएम, यानी कि भले ही तूने उस पर टैक्स पे नहीं करा, भले ही तूने उस पर टैक्स पे नहीं करा, वो टैक्स किसने पे करा, रिसिपिएंट ने पे करा, तो तू उस सप्लाई को अपनी किस में जोड़ लेना, एग्जाम सप्लाई में जोड़ लेना। हमेशा नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में कैलकुलेट करते समय। ठीक है सर, तो क्या चीजें इंक्लूड कर रहा हूं मैं, याद रखना जो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में प्रोराटा करते समय आपने इंक्लूड करना है, वैसे नहीं। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर और क्या इंक्लूड कर लेना, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। आप सबको मालूम है सिक्योरिटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि नाइदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉन सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो अगर कोई आदमी सप्लाईज ट्रांजैक्शन कर रहा है, सिक्योरिटीज को खरीद बेच रहा है, तो भी लॉ कहता है कि इसको मैं एग्जम्प्ट सप्लाई का पार्ट मान लूंगा फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। ठीक है सर। लैंड, अगर तूने लैंड बेची, कौन बताएगा क्या ये लैंड शेड्यूल 3 में आती है? यस, जो कि अगेन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस प्लीज। अच्छा, सिक्योरिटीज को तो हम गुड्स और सर्विसेज ही नहीं मानते। यस प्लीज। और सेल ऑफ लैंड को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये शेड्यूल 3 में आता था। ऐसे ही सेल ऑफ बिल्डिंग भी आता था, याद है? ये कौन सी वाली सेल ऑफ बिल्डिंग आती थी? जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वाली होती थी, राइट। तो लॉ कहता है कि ऑल्दो इन्हें हम या तो शेड्यूल 3 से बाहर करते थे या फिर हम गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर करते थे, लेकिन अगर तूने ये कोई भी काम करा है तो फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 17(2) तुम इसे क्या ट्रीट कर लेना, एग्जम्प्ट सप्लाई ट्रीट कर लेना। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(2) कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, तो निल रेटेड लेना है, यस, होली एग्जाम्प्ट लेना है, यस, नॉन टैक्सेबल सप्लाई लेना है, यस, सेल ऑफ लैंड लेना है, यस, सेल ऑफ बिल्डिंग लेना है, यस, क्या ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी लेना है, यस, वो सप्लाई भी लेनी है जिस पर रिवर्स चार्ज लगा हुआ था। कम ऑन, जिस पर क्या लगा हुआ था? रिवर्स चार्ज, जहां पर लाइबिलिटी टू पे किस पर थी? रिसिपिएंट पे थी। ठीक है सर। लेकिन अब एक एक्सप्लेनेशन और आ गई, उन्होंने कहा कि शेड्यूल 3 में सिर्फ हमने सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ही लिया है, बाकी कोई भी आइटम आप अपनी मर्जी से एग्जाम सप्लाई में मत ले लेना, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना है आपने, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस, कि अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। देखो, मान लो हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ था 1.5 लाख का,
टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड 4 लाख थी, जीरो रेटेड थी 8 और ये 4, तो इन दोनों को जोड़ के क्या हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी 12। ठीक है, एग्जाम सप्लाई कितनी है 3। सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज लाइबल, क्या इसको भी हम ले लेंगे? यस, तो इन दोनों को हमने ले लिया। ये 4 लाख बन गया वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, ये बन गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टोटल मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा 16 लाख। प्रोराटा बेसिस पर क्या हम 1.5 लाख डिवाइड बाय 16 लाख इंटू 12 लाख करके क्या हम क्रेडिट को बुक कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 कौन याद कराएगा? 17 सबसेक्शन 4 के अंदर हमने बैंकिंग कंपनीज को एक ऑफर किया था, और वो क्या दिया था? उनको हमने कहा था कि आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहो तो बाकी लोगों की तरह जैसे वो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड का प्रोराटा क्लेम कर लेते हैं, या तो आप वैसे कर लो, या फिर आप एक ऑप्शन और हम आपको दे रहे हैं। वो क्या कि जितना भी आपने टैक्स पे करा था ना, और जितना आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ था, उसका 50% ले लो, रेस्ट 50% को आप लैप्स कर दो। 17 सबसेक्शन 4 बैंक्स को ऑप्शन दे रहा है क्या कि या तो पहले बाकी लोगों की तरह आप भी रिकॉर्ड मेंटेन करो, प्रोराटा करके ले लो, या फिर छोड़ो परे, आप 50% ले लेना और 50% को लैप्स कर देना। राइट, ठीक है सर। तो ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये भी मालूम है कि अगर उन्होंने इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो ये ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विड्रॉ नहीं कर सकते। उनको अब यही करना है, 50 लेना है और 50 को लैप्स करना है। क्लियर है? हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया था। वो क्या कि अगर मान लेते हैं कि एक बैंकिंग कंपनी लेट्स से कोटक महिंद्रा है, और अपनी ही एक ब्रांच विद द सेम पैन से अगर वो कोई सर्विसेज लेगा और जिस पर अगर उसने जीएसटी चार्ज करा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्लियर है? तो पढ़ लीजिए, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स विच इज पेड बाय द सप्लाईज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू द अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है जी। तो ये किसके लिए था? एक तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज के लिए जो एंगेज्ड है इन द सर्विसेज बाय द वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस। इनको ऑप्शन दिया गया है। किस किस को? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसीज जो एंगेज्ड थे किसमें? इन द सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग या डिपॉजिट्स और एक्सटेंडिंग लोन्स। ठीक है सर, डन सर, डन। अब ये रूल्स जो आपको दिख रहे हैं ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो, वेरी गुड, वेरी। और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास बिल्कुल मिस मत कर लेना। सेक्शन 17(5) ब्लॉक ऑफ क्रेडिट्स, मतलब कुछ केसेस में आपको क्रेडिट दिया ही नहीं जाएगा, ऐसा लॉ ने कहा। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों को सेक्शन 17(5) लर्न होगा, बट स्टिल आई वांट कि एक बार ही मेरे साथ आपने फटाफट से रिवाइज करना है, ताकि हम लोगों को अगर इस पर क्वेश्चन आए तो ये हमारी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है मोटर व्हीकल। पहला क्या है? मोटर व्हीकल। तो कौन मुझे बताएगा क्या मोटर व्हीकल जिसे यूज किया जाएगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, याद रखना, उसका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन है इंक्लूडिंग ड्राइवर। याद रखना, अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है जो 13 पर्सन से ज़्यादा इंक्लूडिंग ड्राइवर उसकी कैपेसिटी अगर नहीं है, तो सर उसके ऊपर अगर आपने जो जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उससे रिलेटेड अगर आपने कोई इंश्योरेंस पे करा है तो उसका जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस मोटर व्हीकल को अगर आपने रिपेयरिंग कराई है तो रिपेयरिंग पे जो जीएसटी पे करा है उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। इसमें एक्सेप्शन सुन लीजिए क्या है एक्सेप्शन। अगर वो गाड़ी हमने खरीदी थी बेचने के लिए, मतलब मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। आपने देखा होगा कार्स 24 गाड़ियां खरीदता है, गाड़ियां बेचता है। तो मेरा क्वेश्चन है, उसका काम है गाड़ियां खरीदना, गाड़ियां बेचना, तो क्या उसको क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल। या फिर आपने उसको मोटर व्हीकल को यूज किया हुआ था
मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बिजनेस में हो और आपने वो इसलिए खरीदी थी ताकि आप ये बिजनेस कर सको। क्लियर है? यस सर। ओला, उबर, ये सब लोग आ जाते हैं इसमें। या फिर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, उनके पास भी मोटर व्हीकल्स होती हैं, उनको भी क्रेडिट मिल जाएगा। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो बेचने के लिए, या फिर आपने खरीदी थी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, या फिर आपने खरीदी थी फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग जो भी ड्राइविंग स्किल्स एंड ऑल दैट, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज 13 पर्सन्स तक की सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर वाली मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ, अगर 13 से ऊपर हो तो क्या क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर इज यस। मैं रिपीट करूंगा, इसको लॉक कर देंगे आप। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाले पे हमने ब्लॉकिंग करी है, गुड्स वाले पे बात नहीं हुई है। ठीक है सर। इसका मतलब अगर कोई मोटर व्हीकल जो कि यूज किया जा रहा होगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर इज यस। ठीक है सर। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, अगर आपके पास कोई वेसल या एयरक्राफ्ट है तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके पास अपना क्या एयरक्राफ्ट होगा? बिल्कुल। अब उन्होंने एयरक्राफ्ट अपना खरीदा हुआ है अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट उनको क्रेडिट नहीं देने वाली। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे बेचने के लिए, मतलब आपका बिजनेस था खरीदना बेचना, मिल जाएगा। या फिर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मिल जाएगा। या फिर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल मिल जाएगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग मिल जाएगा। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मिल जाएगा। समझ आ गया? इसका मतलब वेसल और एयरक्राफ्ट अगर इन पर्पसेस में यूज हो रहा है तो मिल जाएगा, अदरवाइज वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता। मैं रिपीट करना चाहूँगा, बताओ स्पाइस जेट को क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट खरीदता है फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। बिल्कुल। अगर मान लो मैंने कोई वेसल खरीदा है फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मेरे पास वेसल या एयरक्राफ्ट है फॉर द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब याद रखना, जिन वेसल और एयरक्राफ्ट का आपको बेनिफिट ऑफ क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, उनसे रिलेटेड इंश्योरेंस और रिपेयर का भी क्रेडिट नहीं मिलता, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर? ठीक है सर। सर एक बात बताना, अगर मैंने ये मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर लीज पे ले लूँ तो? सर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आपने लीज पर, हायर परचेज पर, रेंट पे ले लिया और अगर आपको उसके साथ जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड ये वही वाले होने चाहिए जिनका क्रेडिट ब्लॉक था। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, इन मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट को खरीदोगे तो भी नहीं मिलेगा, इनको किराए पे लोगे तो भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। ठीक है सर। सर ये कहाँ लिखा हुआ है किराए पे वाला? देखा देता हूँ। देखो, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू वो मोटर व्हीकल जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 थी, वो वेसल, वो एयरक्राफ्ट जिनका आईटीसी ब्लॉक था, आपको इन सब का क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है जी? ठीक है सर। सर वो रेंटिंग वाला दिखाना, ये देखो, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। जिस मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल का आईटीसी ब्लॉक है, जिसका ब्लॉक है, उसी की बात की जा रही है कि उसी के बारे में लॉ कहता है कि हम उसकी लीजिंग, उसकी रेंटिंग, उसकी हायरिंग पर क्रेडिट नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से मोटर व्हीकल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, वेसल और एयरक्राफ्ट पूरा हो गया। ठीक है सर। अब बात करते हैं बाकी सब चीज़ों की। अगला देखते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज। ध्यान से देखेंगे, इनको उठाना है हमें। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सुनिएगा, इनका क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब अगर आप आउटडोर केटरिंग कर रहे हैं, मान लो आपके घर में शादी है और आपने आउटडोर केटरिंग कराई है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें,
इन सब को समझने के लिए ना ये याद रखना कि ये पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्सनल के लिए ना ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ध्यान से देखेंगे, गुड्स या सर्विसेज और बोथ विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, क्रेडिट नहीं मिलता। क्या ये ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है क्लॉज जी के अंदर? ठीक है, तो ये कह देना, कई बच्चे यहां पर ये लर्न कर लेते हैं, हाँ सर हम होटल में खाने पीने जाते हैं तो वो क्रेडिट क्यों मिलेगा? नहीं, यहां पे फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सब इसमें नहीं आ रहा। मेरा पॉइंट प्लीज समझिए पहले। अगर ये पर्सनल कंजम्पशन होता तो क्या ये क्लॉज जी में ऑलरेडी कवर्ड है? यस, तो फिर अलग से लिखने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो फिर यहां पर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर इसको ऐसे समझिए कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को आउटडोर केटरिंग के अंदर कोई ट्रीट दे रहा है। सपोज करो अरुण सेतिया क्लासेस ने क्या करा, अपने सभी स्टूडेंट्स को फूड एंड बेवरेजेस ऑर्डर कर दिया। तो मुझे बताओ, ये मेरा पर्सनल कंजम्पशन तो नहीं था? नहीं था। क्या ये फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था? बिल्कुल था, लेकिन फिर भी मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा ठीक है सर, लेकिन अब यहां पर एक्सेप्शन क्या है वो सुनेंगे। अगर इन सबको एज इनपुट सर्विस लिया जा रहा है अपनी आउटपुट सर्विस देने के लिए, मिक्स्ड या कंपोजिट वे में, तो क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मतलब है? देखो, मैंने सपोज करो मिस्टर एक्स को बोला कि मेरे घर में शादी है तो मुझे आउटडोर केटरिंग करवानी है। उसने बोला ठीक है सर मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब उसने आउटडोर केटरिंग के लिए हल्दीराम को बोला। तो मेरा क्वेश्चन है, हल्दीराम ने ए को आउटडोर केटरिंग का बिलिंग करा और उसने मुझे करा। आउटडोर केटरिंग के साथ साथ उसने और भी फैसिलिटीज मुझे दी। तो प्लीज समझिएगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या ए को मिल जाएगा जिसने हल्दीराम से आउटडोर केटरिंग लिया था, कम ऑन, एज इनपुट सर्विस फॉर सप्लाइंग इट अपनी सर्विस के साथ मिक्स या कंपोजिट करके। यस सर, तो यही वो लॉ कहना चाह रहा है। भले ही इन सब चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन मिल सकता है। कब? when used by the registered person for making outward taxable supply of the same category, या as element of taxable composite या mix supply। ठीक है जी, तब मिल जाएगा। या फिर मिल जाएगा अगर ये ऑब्लिगेटरी किया गया अंडर एनी लॉ ऑन द एम्प्लॉयर, कि आपको एम्प्लॉय के लिए करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब लाइफ इंश्योरेंस था, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल ये ऑब्लिगेटरी था, ये एक ऑब्लिगेशन था कि हमें करना ही करना है। ठीक है ना, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो लिख लीजिए, व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गया सर, वेरी वेल डन। अब और देखेंगे, मेंबरशिप ऑफ द क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर हमने मान लो अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई मेंबरशिप लिया है किसी हेल्थ क्लब का, तो भी हमें उसके ऊपर जो पेमेंट हम करेंगे उस पर जीएसटी पे करेंगे, बट हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स जो आपने अपने एम्प्लॉयज को दिए होंगे, हाँ जी, ट्रैवल बेनिफिट्स विच आर एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल, तो उन पे अगर जीएसटी लगा होगा तो उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, हाँ मिल सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ हो जाए तो, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप वॉलंटरली दिए जा रहे हो तो फिर उन जीएसटी का क्रेडिट एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब इसके अलावा 4 पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, फिर 10 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं एक अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, बट स्टिल एक बार ऑफिशियली मैं अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 17 पूरा कंप्लीट विद अमेंडमेंट क्लास खत्म करेंगे। 18 और रूल 40 to 43 हम करेंगे परसों। तब तक के लिए 16 और 17 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कल दिए जाएंगे कम्युनिटी के अंदर, वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, अब ध्यान से देखेंगे। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपीस, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेगा तो उस पर उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। ये सेक्शन 17(5) में लिखा है, एक्सेप्ट उन गुड्स का वो क्रेडिट ले सकता है जिसे वो खुद अपने साथ इंडिया में लेकर आया था।
लिख लीजिए एक्सेप्ट ऑन गुड्स जो कि खुद इंपोर्टेड बाय हिम। तो इसका मतलब अगर उसने इंडिया में आकर कोई गुड्स या सर्विसेज ली थी तो उन गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट उसके लिए ब्लॉक है। एक्सेप्शन, उन गुड्स का वो क्रेडिट ले सकता है जिसने वो खुद अपने साथ इंडिया में इंपोर्ट करके लाया था। ठीक है सर। इसके अलावा कोई भी गुड्स जो कि लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड या रिटन ऑफ या डिस्पोज्ड ऑफ बाय द वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल्स। मतलब अगर आपका कोई भी सामान लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिटर्न ऑफ हो जाता है, या आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, तो सर इन चीज़ों का आपको आईटीसी नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अब एक सिचुएशन दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। मतलब खतरनाक बोलते हैं हम इसको, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। ध्यान से सुनना। एक्स लिमिटेड ने लैपटॉप परचेज करा 5 लाख रुपए का, 90,000 पे जीएसटी पे करा, 5,90,000 की पेमेंट करी और गिफ्ट कर दिया अपने एम्प्लॉई को। कौन मुझे बताएगा क्या ये शेड्यूल 1 में कवर हो गया? बिल्कुल। क्या इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, क्या एक्स लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन इट? यस। तो एक तो इसको शेड्यूल 1 के अंदर क्या पे करना पड़ रहा है? जीएसटी। और सेक्शन 17(5) क्या बोल रहा है? क्रेडिट विल बी ब्लॉक्ड। मतलब ये 90,000 का क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि जल्दी बताओ क्यों ब्लॉक हो रहा है? क्योंकि आपने इसको डिस्पोज ऑफ करा बाय द वे ऑफ गिफ्ट, और हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी चीज डिस्पोज ऑफ बाय द वे ऑफ गिफ्ट होगी तो उसका क्रेडिट आपको मिलता ही नहीं है। सर ये तो धर्म संकट है। एक तरफ गवर्नमेंट हमारा गिफ्ट खा गई, मतलब क्रेडिट खा गई, और ऊपर से हमसे टैक्स भी ले लिया, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। तो अब लिखो, नोट बना के लिखेंगे, इफ एनी ट्रांजैक्शन covered under section covered in schedule 1 लिख लो। अगर कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में आ जाती है तो 17(5) नॉट एप्लीकेबल। ये ध्यान रखना। इसका मतलब एम्प्लॉयर विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, एम्प्लॉयर विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑल्दो उसने कैसे दिया था? गिफ्ट से, प्रोवाइडेड उसको शेड्यूल 1 में कवर होना है। अब एक सिचुएशन मैं और दे देता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं, सोच के बताना, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 40,000 का था, तो अब आप मुझे बताओ गिफ्ट अप टू 50,000 टू द एम्प्लॉइज टैक्सेबल नहीं होता, शेड्यूल 1 में ही नहीं आता। हाँ सर। तो मुझे बताओ अगर ये 40,000 का होता तो शेड्यूल 1 नॉट एप्लीकेबल। बिल्कुल सर। तो फिर ऐसे में 17(5) लग जाता, बिल्कुल लग जाता। हाँ जी, आई होप दिस इज ऑल डन नाउ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सिचुएशंस बनाने पे आऊँगा तो बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर वो कहता है कि एनी टैक्स विच इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130। ये कुछ नहीं है बेटा। अगर मान लो कोई डिमांड एंड रिकवरी मैकेनिज्म आपके अगेंस्ट आएगा और वहां पर अगर गवर्नमेंट ने आपसे कोई टैक्स कलेक्ट करा है, या अगर आपके कोई गुड्स को सीज किया गया है और वहां पर टैक्स कलेक्शन हुई है, तो याद रखना उन सभी टैक्सेस का जो सेक्शन 74, 129 और 130 में कलेक्ट किए गए थे, उनका किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दिया जाता। ठीक है सर। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको आता है, द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, यानी कि उन गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा जिसका टैक्स पे किया गया था अंडर सेक्शन 10।
तो अगर आपने कोई भी टैक्स अंडर सेक्शन 10 पे करा था तो वो क्रेडिट ब्लॉक होता है, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने पहले भी बोल दिया था कि वो इनपुट टैक्स में भी नहीं आता है। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब 2 पॉइंट रह गए हमारे, उसके बाद हमारा 17/5 पूरा खत्म। इसके बाद एक छोटी सी मैं अमेंडमेंट कराऊंगा, हालांकि अमेंडमेंट आपने करी हुई है तो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस मिशन 1.0 की ली थी तो दैट विल बी वेरी सिंपल अमेंडमेंट फॉर यू। ठीक है, ठीक है सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि अगर कोई पर्सन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होती हैं आपको मैं बता दूं, दीज आर द सर्विसेज जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब आपने लेबर और मटेरियल, मान लो मुझे अपना घर बनवाना है, अपना ऑफिस बनवाना है, तो मैंने किसी बिल्डर को बोला कि भैया मुझे बस तुम लमसम बता दो, मटेरियल भी तुम्हारा लेबर भी तुम्हारी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर आप ले रहे हो फॉर द पर्पसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली गई हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेयर दैट सर्विस वॉज टेकन फॉर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मान लीजिए कि मैं एंड पर्सन हूं और मुझे अपना ऑफिस बनवाना है और उसके लिए मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया है जिससे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लॉ कहता है सॉरी सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक्स को बोला था और एक्स ने वाई को बोला कि तुम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दो मेरे थ्रू, तो मेरा क्वेश्चन है एक्स के लिए वाई जो देगा क्या वो इनवर्ट सप्लाई है और फिर वो मुझे देगा, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलता है अगर आप क्या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है कंस्ट्रक्शन, क्या वर्ड आ रहा है, कंस्ट्रक्शन। एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने माइनर सा रिपेयरिंग कराया है तो क्या रिपेयरिंग के लिए भी अगर मैंने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है तो क्या उसका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा? तो आइए देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है देखेंगे जरा। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी एंड डी एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन एंड रिपेयर्स। मतलब अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन कराया है, एडिशन, ऑल्टरेशन या रिपेयर कराया है, इसको भी हम कंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं, लेकिन टू द एक्सटेंट ये कैपिटलाइज्ड हो। आवाज मारो, टू दी एक्सटेंट ये क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज्ड होनी चाहिए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई रेवेन्यू नेचर रिपेयर है, छोटी मोटी रिपेयर है जिसको हम किताबों में कैपिटलाइज नहीं करते, जिसको हम P&L में डाल देते हैं, सर उससे रिलेटेड रिपेयर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है जी, लेकिन उन रिपेयर्स का नहीं मिलेगा जो कैपिटलाइज्ड नेचर में, और कैपिटलाइज तभी होती हैं जब वो हैवी नेचर के रिपेयर्स होती हैं, लॉन्ग पीरियड नेचर रिपेयर्स होती हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अब सी ने तो उन लोगों की बात करी थी जिन्होंने लेबर और मटेरियल दोनों ही सर्विसेज उन्होंने बाहर से ले ली थी, उसको हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि यार एक काम करता हूं, मैं खुद ही बनाऊंगा ऑन माई ओन अकाउंट, मैं खुद ही कंस्ट्रक्शन करूंगा ऑन माई ओन अकाउंट, तो इसके लिए मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, लेबर अलग हायर करूंगा और अलग से खरीद के लाऊंगा। तो आप क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, और सर्विस और बोथ, जो कि एक टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेगा ऑन हिज ओन अकाउंट, अगर वो ओन कभी कंस्ट्रक्शन होगा तो भी उन गुड्स और सर्विसेज का हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर बोथ वर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या मतलब है इसका? भले ही फिर कंस्ट्रक्शन करना आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, समझ आ गया? भले ही फिर कंस्ट्रक्शन करना आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, यानी कि जो भी गुड्स खरीदी गई थी, जो भी काम कर रहे थे, पढ़ लीजिए, when such goods or services or both whether it is used in course or in furtherance of business। मतलब अगर आपने कोई भी सामान खरीदा था जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा था, इवन दो इट वाज यूज्ड इन कोर्स ऑफ योर बिजनेस, तो भी हम इसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे। क्लियर है? यस सर। तो ये हमने लिस्ट पढ़ ली कि जिन जिन चीज़ों का क्रेडिट जो है वो ब्लॉक क्रेडिट होता है 17/5 के अंदर। मैं फटाफट से बोलूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ना। मोटर व्हीकल अप टू 13 पैसेंजर, 13 पर्सन बोलो, खत्म। उससे रिलेटेड इंश्योरेंस गई, उससे रिलेटेड लीजिंग हायरिंग गई, रिपेयरिंग गई, सब कुछ गया। ठीक है सर।
सर वेसल और एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस मैंने बताई हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इम्पार्टिंग, ट्रेनिंग, सब चीज़ों में मिल जाता है। बोलो हाँ सर। या फिर उन्हें खरीदा गया था एज सच बेचने के लिए, मिल जाएगा। ठीक है सर। फिर उसके अलावा फिर हमने पढ़ा फूड एंड बेवरेजेस, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल आपने लिए थे आगे सप्लाई करने के लिए एज इनपुट सर्विस। ठीक है सर। या फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी था कि इनको आपको एम्प्लॉय को देना था अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपने किसी भी तरह का कोई मेंबरशिप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्लब वगैरह पे करा है तो क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल वो ऑब्लिगेटरी था। या फिर आपने वैकेशन एक्सटेंड करा है अपने एम्प्लॉयज़ का तो भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ। जो टैक्स पे किया गया था अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम उनका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता। गुड्स अगर लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं या डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं बाय द वे ऑफ गिफ्ट, उनका भी क्रेडिट नहीं मिलता। एनआरटीपीस को क्रेडिट नहीं मिलता एक्सेप्ट उन गुड्स का क्रेडिट मिल जाता है जिन्हें वो खुद इंपोर्ट करके भारत में लेकर आएगा। क्लियर। या फिर उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा जो टैक्स आपने पे करा होगा सेक्शन 74, 129, 130 में, उनका भी आपको क्रेडिट्स नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं दिस इज ऑल डन नाउ। सो ओके 17 तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब आज का एक अमेंडमेंट जो आपने पढ़ा हुआ है और जाते जाते एक क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है सर। आई एम वेरी श्योर सबको याद होगा कि हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर जो आईटीसी आता है वो दो चीज़ों को मिलाकर आता है, एक क्लियर क्रेडिट और एक होता है अनक्लियर क्रेडिट। क्लियर क्रेडिट वो होता है जो कि GSTR 1 में स्टेटमेंट सप्लायर अपने आप भरता है और हमारे को 2A में क्या वो शो होता है। बिल्कुल। और जो जो 2A में शो हो रहा है और आप एक्सेप्ट करते जाओगे क्या वो क्लियर क्रेडिट्स हैं, राइट। और अनक्लियर क्रेडिट वो होता है जिसका GSTR 1 सप्लायर ने नहीं भरा। ठीक है। मान लेते हैं कि GSTR 1 भरा गया था 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए का क्रेडिट मुझे दिख गया। लेकिन एक सप्लायर था S1 जिसने मुझे 18,000 रुपये, 1 लाख प्लस 18,000 GST की बिलिंग करी थी, बट उसने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी। तो मुझे बताओ अनक्लियर क्रेडिट कितना है? 18,000। तो क्वेश्चन ये था क्या ये 18 मिलेगा या नहीं, दैट वाज द क्वेश्चन। ना हु विल टेल मी, हमने लॉ में क्या पढ़ा था, आपको मिल जाएगा कितना, 18,000 या फिर 5%। कम ऑन, 18,000 या फिर 5% किसका? ऑफ क्लियर क्रेडिट, विच एवर इज लोअर। तो 18,000 और 40,000 विच एवर इज लोअर, क्या पूरा 18 मिल जाएगा? यस। लेकिन अगर मान लो ये होता 72,000 होता, मान लो ये 3 लाख की बिलिंग होती, 72,000 होता, तो 72 और 40 विच एवर इज लोअर, क्या हमें खाली 40 मिलता? क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर ये अमेंडमेंट नहीं है, सबको मालूम है। अनक्लियर अमेंडमेंट तो है बट बहुत बार करा दी ना मैंने, तो मुझे लग रहा है ये आपके टिप्स पर है। ठीक है। तो आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन, सबने आंसर देना है। क्वेश्चन लिखेंगे, आज का क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ जी। एक आदमी ने मोटर व्हीकल परचेज करी है विथ सिटिंग कैपेसिटी 12 पर्सन्स। बस आपने येस और नो में जवाब देना है, आईटीसी एलिजिबल और नॉट। ठीक है ना, वेदर आईटीसी एलिजिबल और नॉट। दूसरा लिखेंगे वेसल परचेज करा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ। चौथा गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पांचवा गुड्स सर्विसेज टेकन फॉर रिपेयरिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिपेयरिंग में लिखेंगे नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड।
ठीक है जी। अंतिम क्वेश्चन, S1, S2, S3, 5 लाख का माल खरीदा, 5 प्लस 90, 10 लाख का माल खरीदा, 10 प्लस 180, 1 लाख का माल खरीदा, 1 लाख प्लस 18,000। ठीक है जी। S1 और S3 GSTR 1 फाइल करा उन्होंने, बताओ ITC एलिजिबल कितना होगा। सिर्फ S1 और S3 ने GSTR 1 भरा था, आपको ये बताना है कि हमें कितना ITC मिलेगा। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ मिशन 2.0 पहला चैप्टर हमने जो पिक किया था ITC, उसके 2 सेक्शंस बहुत डिटेल में आपको सारे प्रोविजन समझ आ गए हैं। ठीक है, और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में रूल 42-43 अलॉन्ग विद सेक्शन 18। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच। और कल आपका टेस्ट रिलेटेड टू सेक्शन 16 और 17 होगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि पॉइंट ऐसे डालूंगा ताकि आपके वो उसमें गलतियां हो। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच।